Good afternoon. Thank you to each and every one of you for being here with us today. I am very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time now, as well as those who are new to Zena World family. I am honored for having been entrusted with the responsibility of hosting this weekly show. It's a true reflection of the objective of this foundation, where every family member is given opportunity. I am here in front of you only because the foundation has faith in people like me. I thank the organizers for giving me this opportunity. Today I shall be speaking on exciting tunneling projects. So it is in continuation of the last talk which I had given. So I think I will repeat a few of them, exciting tunneling projects which I had experience in. So there was one tunnel. भैया एक पिछले शो से रिक्वेस्ट आई थी कि ज्यादा इस शो के दर्शक हिंदी भाषी हैं, तो अगर अच्छा मैं हिंदी में बात करूंगा। हाँ, तो वो ज्यादा लोग हाँ, तो एक जब जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे की का टनल, बहुत सारे टनल बन रहे हैं जो कि ये USBRL प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। तो वो है आपका उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला प्रोजेक्ट, रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। ये सिंगल लाइन है, ब्रॉड गेज, और नॉर्दर्न रेलवे इसको बनवा रही है। तो इसमें जो एक टनल था जो अंजी खड्ड के क्रॉस करने के बाद वो टनल शुरू होता था, तो उसमें वो टनल जो है दैट वाज T33 था, और उसमें हम लोगों ने जैसे राइट्स को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि उसका पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके और उसका रिपोर्ट दें। तो हम लोगों ने क्लियरली ये बताया हुआ था कि उसमें एक शेयर जोन है जो कि वहाँ पे एक्चुअली वो एक रियासी जगह है, उसमें एक फॉल्ट है। तो उस फॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से जो आपस में फॉल्ट हुआ, मतलब दो जो चट्टान की जो परतें हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और वो एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं टेक्टोनिक मूवमेंट के दौरान, और एक दूसरे से रगड़ भी खाती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो ये सिलसिला जो है ये काफ़ी, कोई एक दिन की बात नहीं होती, ये सिलसिला चलता रहता है और ये लाखों करोड़ों सालों में ये सब घटनाएं घटती हैं। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो सब काफ़ी बड़े बड़े समय अंतराल में ये ऐसी घटनाएं होती हैं, तो एक दिन में आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट लाइक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एक अलग चीज़ है। अर्थक्वेक का जो है वो रिलीज जब होता है, जो भी फॉल्ट होता है उस फॉल्ट में जो चट्टान की परतें जो एक दूसरे से संपर्क में हैं और वो एक दूसरे से शेयर कर रही हैं, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से वो मूव नहीं कर रही होती हैं। लेकिन जब वो बढ़ते 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 जो स्ट्रेन एनर्जी जो उसमें स्टोर्ड है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अचानक वो स्लिप हो जाता है। तो वो स्लिप होने की वजह से जो पृथ्वी के अंदर में वो कंपन पैदा होती है, जो जिसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। तो वो एनर्जी का सडन रिलीज होता है। लेकिन नॉर्मल जो प्रक्रिया जियोलॉजिकल होती है उसमें चीज़ें धीरे धीरे घटित होती हैं, और वो जो मूवमेंट होता रहता है जिसमें कि बीच बीच में भूकंप भी आता रहता है, तो उसमें जो है वो जो चट्टान की परतें जो आपस में रगड़ खा रही हैं और एक दूसरे को कंप्रेस कर रही हैं, उससे वो फोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें जो है वो पत्थर वो चकनाचूर हो जाते हैं।
उनके छोटे छोटे शुगर क्यूब जैसे टुकड़े बन जाते हैं, और उसका जो है जो जितना क्षेत्र उस पर उसका प्रभाव पड़ता है उतनी दूर में जो वैसा मटेरियल मिलता है, तो इसको शियर जोन बोलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये शियर जोन जो है ये इम्परमेबल वाटर के लिए नहीं होता है, इससे पानी गुजर सकता है। तो मान लिया जाए कहीं पर एक स्रोत है ग्राउंड वाटर का, और वो अंदर से बह रहा है, तो इसमें जहाँ ये शियर जोन एनकाउंटर करेगा वहां पर पूरा वो शियर जोन को सैचुरेट कर देगा, और पूरा शियर जोन जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड वाटर से रहेगा। तो ये चीज का जो है हम लोगों ने अपने रिपोर्ट में इसका मेंशन किया हुआ था। लेकिन जब टनलिंग शुरू हुआ उसमें, चूंकि हम लोगों ने टनल का डिजाइन नहीं किया था, क्योंकि उस समय नॉर्दर्न रेलवे का एक रटा रटाया बना बनाया जो तरीका था, वो लोग उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, जिसमें कि वो एक वो आई सेक्शन जो है उसका एक यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप का वो बनाते थे सपोर्ट, और उसको जो है कुछ इंटरवल्स पे खड़ा करते थे, और बीच बीच में उसको सपोर्ट जो है उन जो बीम्स हैं उनके बीच बीच वाला जो जगह होती थी उसमें वो पट्टियां डाल करके उसको सपोर्ट करते थे, और नीचे जो है वो नीचे भी वो बीम से कनेक्ट कर देते थे। तो ये उनका तरीका था। लेकिन इस तरीके में प्रॉब्लम ये थी कि ये हर तरह के सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकता है, और दूसरी बात कि इसमें डिज़ाइन एस्पेक्ट बिल्कुल ज़ीरो है, इसमें कुछ भी रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो ये पुराना जो सिलसिला था पुराने ज़माने का, ब्रिटिश पीरियड का जो कुछ फॉलो होता था उसको लेकर के ये लोग चले आ रहे थे, और कोई इन्वेस्टिगेशन का पर ध्यान नहीं देते थे। रिजल्ट वैसे करने के लिए करवा लिया, लेकिन उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या डिज़ाइन में उसका अकाउंट फॉर करेंगे, ये सब नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि ये जो है टनल का जब एक्सकवेशन वहाँ तक शियर जोन तक नहीं पहुँचे थे, तब तक तो ये मैनेज करके निकलते रहे। लेकिन जैसे ही वो शियर जोन एनकाउंटर हुआ, सारा मटेरियल जो है वो टनल फेस से बह करके नीचे उसमें भर गया, और पूरा मूसलाधार पानी जो है वो पूरा चारों तरफ बहना शुरू हो गया। टनल से होते हुए पानी पूरा बहने लगा। तो फिर हम लोगों ने राइट्स की तरफ से, मैं जियोटेक में था तो मैंने उसका फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, और वो कहाँ से उसका सोर्स वगैरह कैसे आ रहा था वो सबको डिटरमिन करके बताया उनको। तो अब उसमें स्थिति इतनी खराब थी कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक एक ग्राउट का इस्तेमाल उनको करना पड़ रहा था। तो जिसको कि जैसे कि आप फ्रिज में देखते हैं ना, अंदर में जो मटेरियल फिल करते हैं इसके लिए, उसका जो दोहरा वाल होता है उसके अंदर में फोम जैसा मटेरियल भरते हैं उसमें। तो वो ये एक पॉलीमर टाइप की चीज होती है। तो उसका जो है वो वाटर से कांटेक्ट में आने के बाद वो एक वो फोम जैसा मटेरियल बनता है, और उसको वो सारे जो खाली जगह वगैरह जो वाइट्स वगैरह होते हैं उनको भर देता है, और फिर पानी जब ये सेट हो जाता है तो उसके बाद पानी को अलाउ नहीं करता फर्दर ये रीसने से। तो इस तरह से करके उसका इस्तेमाल कर करके और फिर आगे एक्सकवेशन बढ़ाने की बात शुरू हुई थी। लेकिन ये इतना महंगा सौदा हो रहा था कि बाद में फिर ये हुआ कि नहीं, वहाँ पर अलाइनमेंट को, जो कि गलत अलाइनमेंट उन्होंने चूज किया ही था, बेसिकली वो अलाइनमेंट बदलना चाहिए था। हम लोगों ने ये भी वहाँ पर दिया था रिकमेंडेशन कि ये अलाइनमेंट बदलना चाहिए, लेकिन समहाउ अलाइनमेंट भी नहीं बदला गया था। तो बाद में फिर इनको वो डिसीजन लेना पड़ा कि थोड़ा उसको अवॉइड करके शेयर जोन को थोड़ी दूर में अलाइनमेंट को दूसरी तरफ से लेके जाने की बात हुई। तो फाइनली उनको करना पड़ा, जिसमें कि काफ़ी कॉस्ट भी अननेसेसरली बर्बाद हुआ पैसा।
जहाँ तक टनलिंग हुई थी। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको भी काम रोकना और ये वो, इसके चलते जो कॉम्प्लिकेशंस आए और उनका जो क्लेम बना वो अलग था। ये सब ले करके काफ़ी मतलब तो एक तरह से मैं बोलूँ कि अलाइनमेंट का जो डिसीजन लिया जाता है टनलिंग का, इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और क्या क्या जियोलॉजिकल फीचर्स हैं उनका सही आइडिया होने के बाद ही डिज़ाइन करना चाहिए अलाइनमेंट, और अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोकेशंस को, क्योंकि वो बहुत ही रियासी थ्रस्ट जो है, फॉल्ट मतलब जो था, थ्रस्ट इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थे तो इसलिए थ्रस्ट बोलते हैं। तो रियासी थ्रस्ट जो है शुड हैव बीन अवॉइडेड। वो जोन से थोड़ा हट करके अलाइनमेंट ले जाना बेटर होता, तो अल्टीमेटली वही करना पड़ा। तो एक तो ये वाकया था जिसमें कि मैंने ये चीज़ें हाईलाइट की कि जो जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है अलाइनमेंट को डिसाइड करने के पहले। इसी तरह से एक और वाकया हुआ था जो कि बनिहाल के पास, वो इरकॉन के अंडर में वो प्रोजेक्ट था। ये वाला जो T3 था, ये इसका कंस्ट्रक्शन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड करवा रही थी नॉर्दर्न रेलवे के लिए। और जो दूसरा मैं इंसिडेंस बताऊंगा वो है आपका बनिहाल के पास एक टनल जो है, वहाँ पे टनल नंबर 67 था। तो उसको जो है उसका एक फेज जो है टनल का स्टार्ट किया गया, तो उसमें काम कुछ आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद जो है वो जो है पूरा टनल का फेस कुछ दूर तक जहाँ तक काम हुआ था वो पूरा ले करके वो नीचे स्लाइड कर गया, स्लोप पे नीचे फिसल गया। तो वहाँ भी वही स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि उन्होंने जहाँ पर वो टनल फेस रखा था, जिस मटेरियल के अंदर रखा था, वो मटेरियल जो है वो स्लिप प्रोन था वो, और वहाँ पर उसमें ऑलरेडी वो मतलब जो स्लोप डेब्रिस मटेरियल उसमें था, वहाँ पर जो बड़े बड़े कुछ चट्टान भी कुछ दिखाई पड़ रहे थे, दे वर ऑल स्लाइडेड, दे वर नॉट इन सीटू, वो अपनी जगह पर वाले पत्थर नहीं थे, वो ऊपर से फिसल करके आए हुए पत्थर थे। तो उसका जो काफी नीचे तक जो जोन था वो जोन स्लाइड जोन था, और उस स्लाइड जोन में आप टनल खोदना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। और हम लोगों ने फिर उसका फिर से इन्वेस्टिगेशन किया जियोलॉजिकल स्टडी करके, जो कि क्योंकि शुरू में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया था। वो वहाँ पर हम लोगों ने पहले जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अलाइनमेंट जो है थोड़ा वो नीचे नीचे लेके गए थे। तो फिर हम लोगों ने उसको स्टडी किया, करने के बाद कहाँ रॉक कॉम्पिटेंट रॉक है जिसके थ्रू टनल जा सकता है, तो उसके हिसाब से हमने टनल का अलाइनमेंट वो फिर से चेंज किया और सजेस्ट किया कि आप ऐसे टनल को लेकर के जाएं, तो तब आपका टनल जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉम्पिटेंट रॉक के थ्रू होकर के टनल निकल जाएगा। तो इस तरह से एक ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा था जिसमें कि हमने टनल का अलाइनमेंट फिर वहाँ भी चेंज करवाया। तो ये भी एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर नहीं होने से क्या दिक्कतें आती हैं। उसके बाद ये तो हो गया दो जहाँ की दिक्कतें आई थी। तीसरा जो चैलेंजिंग वर्क जो कि मैंने पिछली बार बताया था वो था आपका जो T80 टनल। तो T80 टनल जो है वो जवाहर टनल जो जहाँ पर लोकेशन है बनिहाल में है, तो जवाहर टनल ऊपर है रोड का जो टनल है, और उसके ऊपर भी एक टनल है। सबसे पहले जो बना था टनल वो एक छोटा टनल बहुत ऊपर बना था जो कि मैं जाके देख आया हूँ, अब उसको अबेंडन कर दिया गया है। तो जो शुरू में जो सड़क बनी थी उस टाइम में वो टनल बनाया गया था जिस समय की 1947 का जो वॉर वगैरह लड़ा गया था उस समय की बात है। तो बाद में ये द नीड वाज बिकॉज कश्मीर के साथ एक अजीब वाकया ये था कि उसका जो भी कनेक्शन था दैट वाज थ्रू पेशावर। ये जम्मू की तरफ से कनेक्टिविटी जो है वो बनिहाल टनल, बनिहाल जो पर्वत माला है उसकी वजह से उधर से वो जा ही नहीं सकते थे। तो पीर पंजाल उसको बोलते हैं एरिया। तो वो पीर पंजाल वहाँ पर थ्रस्ट भी है उसके पास में ही। तो वो जो पंजाल पीर पंजाल के पास जो पहाड़ी के अंदर से टनल जो है, इसलिए फिर वो बाद में
जवाहरलाल नेहरू के इसके सेवा के दौरान वहाँ एक टनल बनाया गया जो कि उस समय का रोड के ऊपर का सबसे बड़ा टनल माना जाता था। वो करीब 4-5 किलोमीटर के आसपास में है। तो उस टनल से जो है आज भी वो टनल रोड के लिए वो यूज होता है, लेकिन हम लोगों ने रेलवे के लिए जो टनल चूज किया उसको और नीचे हाइट पर चूज किया, ताकि ये जो बर्फबारी होती है जो वो उससे जो उसकी जो एक लाइन होती है उसको बोलते हैं, मतलब उस लाइन से ऊपर जो है परमाफ्रॉस्ट, मतलब वहाँ पे जब बर्फ पड़ती है तो वहाँ पर बर्फ आ जाएगी, लेकिन एक खास हाइट के नीचे बर्फ वैसी नहीं आती है। तो इसीलिए वो उस लेवल पर अगर आप लेके जाए टनल तो जो ये यातायात की जो दिक्कतें होती हैं वो उससे आप निजात पा सकते हैं। तो इसीलिए हमने वो 11 किलोमीटर के करीब का लंबा टनल जो है बनाने का ये किया, संकल्प किया। और उसमें जो है हमारा काम जो मैं खुद जो इन्वॉल्व था वो था जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का। फिर तो वहाँ पर जो है काफ़ी मतलब डेप्थ तक ड्रिलिंग करनी पड़ी। तो ड्रिलिंग वाज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। उसके बाद एक जियोलॉजिकल मैपिंग पूरी की गई पहाड़ी की, और कुछ इंटरवल्स पे जो हमने वो ड्रिल्स किए थे उसका जो डेटा था, इन सब चीज़ों की मदद से वहाँ की जो जियोलॉजी है, कैसे रॉक का क्या ओरिएंटेशन है, उसको बोलते हैं जो उसका झुकाव होता है बेड प्लेन का, तो वो डिप बोला जाता है। तो डिप जो है और स्ट्राइक जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को स्ट्राइक बोला जाता है। स्ट्राइक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, डिप जो है वो मतलब वो इंक्लाइन प्लेन पर जो आता है वो एंगल जो होता है दैट इज कॉल्ड डिप। तो स्ट्राइक डिप वगैरह का सब उसमें निकाल के हम लोगों ने दिया एक्सपोजर से, और प्लस जो ड्रिल किया था उससे जो डेटा मिला, उन सब चीज़ों की मदद से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया कि कैसा वहाँ का सेक्शन कैसा होगा अराउंड द टनल। तो कैसे कैसे पत्थर का कि वो क्या दिशा होगी नहीं होगी, प्लस वहाँ पर कहाँ पर जो मटेरियल है वो ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन का मतलब जो रॉक के ऊपर जो मटेरियल है सॉइल वगैरह का जो कि ये है वेदर्ड मटेरियल है, मतलब जो आप देखते हैं मिट्टी वगैरह देखते हैं, ये भी पत्थर से ही बनी हुई चीज है। तो वो पत्थर जब वो उस पर हवा और पानी और ये सारी चीज़ों का जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका जो उस पर असर होता है, तो वो धीरे 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 पत्थर वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। सॉइल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो कि जिसको बोलते हैं इन सीटू सॉइल, दैट मीन्स वहीं के वहीं पत्थर डिसइंटीग्रेट करके और वहीं पर वो मिट्टी बना, और एक होता है जो कि बाहर से कहीं से आया हुआ होता है। तो जो बाहर से कहीं से आया होता है वो जैसे विंड ब्लोन, जैसे हवा उड़ा करके लाई और वो जो कहीं पे जम गया इस तरह का, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसका स्थान परिवर्तन हुआ। तो ऐसी चीजें रहती हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोगों ने वहां पर पता किया कि कहाँ पर कैसा क्या है, और उसके हिसाब से जो है टनल की एक डिजाइन। अच्छा, वहां पर फॉर्चुनेटली ये चीज थी कि वहाँ जो डिजाइन है वो डिज़ाइन उन लोगों ने रियलाइज किया कि ये 11 किलोमीटर का टनल है, तो ये नॉर्दर्न रेलवे या जो इरकॉन है वो अकेले उन लोगों के बूते की बात नहीं है, वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमारा राइट्स का और एक और हमने एक पार्टनर अपना बनाया जो कि इस फील्ड में जिनको महारत हासिल है, ऑस्ट्रिया के लोग हैं। तो वो जियो कंसल्ट करके एक कंपनी है वहाँ की। तो जियो कंसल्ट के साथ हमने अपना कंसोर्शियम बनाया और हम लोगों को वो दोनों को मिला के ये काम मिला। और इस काम में हमने जो है सिस्टमेटिक वे में सारा वो इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमने उसी के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन राइट्स की तरफ से किया था मेरे डिपार्टमेंट में। और जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट था बाद में मैं उसमें मैं भी रहा, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में मैं आया था तो बाद में मैं उसमें था। उस समय में जब मैं जियोटेक में था तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट तो दूसरे सज्जन हुआ करते थे। तो ये जो है ये सिलसिला चला। तो उसमें एक फिलॉसफी होती है टनलिंग की जो कि इंडिया में पहले इस्तेमाल नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा अनुभव उतना नहीं था।
तो ये जो है ऑस्ट्रिया में काफ़ी इसका प्रयोग हुआ है, और ख़ास करके ऐसे हिमालयन जैसे हमारा कंडीशन है तो वहाँ पर उनका एल्प्स है, एल्प्स के अंदर से जो टनल गुजरता है एल्प्स पर्वत से, तो वो उसमें उसका इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया है। तो वो उसको बोलते हैं न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, NATM। तो वो NATM का इस्तेमाल हम लोगों ने उस टनल में किया, और इसकी जो विशेषता ये है कि जब टनलिंग करते हैं तो इसमें टनलिंग आप जो मीडियम होता है, पहले तो अच्छा सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि ये 11 किलोमीटर लंबा टनल था, तो 11 किलोमीटर में इसमें जो टनलिंग करनी थी तो हमने इसके साउथ फेस एक तो हुआ, एक नदर्न फेस हुआ, ये दोनों तो मेन फेसेस हुए। इसके अलावा इतने लंबे टनल को करने के लिए हमें कुछ और फेसेस चाहिए, तो इसके लिए एक जो नदर्न फेस था उससे कुछ दूर पर एक जैसे 2 किलोमीटर के आसपास में हमने एक वर्टिकल शैफ्ट जो है वो उसमें खोदा, और वर्टिकल शैफ्ट खोद करके उसके थ्रू हमने सारी जो टनलिंग की जो मशीन वगैरह होता है वो सारा उसके अंदर डाउनलोड किया, और वहाँ पर जो है फिर उससे 2 फेस हमको एक्स्ट्रा मिल गए, एक साउथ तरफ बढ़ने के लिए, एक नॉर्थ तरफ बढ़ने के लिए, तो 2 फेस यहाँ मिल गए। तो पहले जैसे हमने सॉरी साउथ तरफ का काम शुरू किया, तो वो जब कुछ आगे बढ़ गए तब जाकर के नॉर्थ तरफ भी करना शुरू किया, और नॉर्थ फेस की तरफ से तो हम लोग उधर से आ ही रहे थे करते हुए। तो इसमें बेसिकली कैसे करते हैं कि ये जो फेस टनल का होता है तो सबसे पहले टनल पोर्टल जो है वो एक जरूरी चीज होती है। तो टनल पोर्टल प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि जो टनल का जो फेस होता है वहाँ पर जो रॉक की कंडीशन है, वहाँ जो स्लोप है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टनल जो पोर्टल है वो कैसा होगा उसका डिजाइन वगैरह किया जाता है। तो वो पहले टनल पोर्टल को प्रॉपरली बनाते हैं, उसके बाद तब फिर टनलिंग की एक्टिविटी शुरू की जाती है। तो टनलिंग की एक्टिविटी शुरू करने के लिए सामने जो पत्थर होता है वो टनल के अंदर का, उसको फेस, रॉक फेस बोलते हैं। उसमें हमें जैसे अगर रॉक थोड़ा कॉम्पिटेंट रॉक है तो उसको हम लोग ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से करते हैं। तो ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड में क्या करते हैं, वो जो टनल का शेप है, यहाँ पर टनल का शेप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने बताया था कि जो पुराना जो इनका तरीका था उसमें इन्वर्टेड यू शेप लेते थे, और जो नीचे का जो होता था वो हॉरिजॉन्टल फ्लैट रहता था, जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लैट रहना गलत है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वीजिंग वगैरह का फेनोमेनन होता है, इसलिए वहाँ भी आर्च होना चाहिए। तो नीचे भी वो जो है जो नीचे की जो सतह है वो हॉरिजॉन्टल फ्लैट सतह नहीं हो करके उसको भी एक कर्व सतह बनाना जरूरी है, ताकि प्रॉपरली जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो प्रॉपरली साइड में ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ भी शेप जो है उसी तरह से यहाँ जो लिया गया वो शेप, नीचे जो इन्वर्ट का शेप था उसमें भी आर्च लिया गया, और ऊपर वाले में तो था ही। अब इस पूरे डिजाइन, ये जो शेप है, अब इसमें जो है अलग अलग ड्रिलिंग का अलग अलग मेथड होता है। एक तो होता है जैसे क्राउन को पहले खोद लिया, उसके बाद फिर नीचे का हिस्सा खोदा, तो वो उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं पूरे सेक्शन को, और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी होती है कि कैसे खुदाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो स्टेजेस में खुदाई होती है, एक ही बार पूरे सेक्शन को नहीं खोदा जाता, क्योंकि पूरे सेक्शन को एक बार में तोड़ना जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके उसको किया जाता है। तो उसमें जो है जो शेप का हमको खोदना है उस शेप में हम जो है कई ड्रिल्स करते हैं, ड्रिल्स करके उसमें जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल उसमें पैक करते हैं। पैक करने के बाद वो उसको ये करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए जो उसका ये होता है जिलेटिन जो उसके साथ में लगाते हैं, तो वो उसको फिर हम लोग एक डेटोनेटर के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। डेटोनेटर का काम होता है कि वो हमारे ब्लास्टिंग के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। सारा ब्लास्ट एक साथ ना हो, बल्कि कैसे हो
वो एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत टेक्निक होती है जिसकी की पढ़ाई होती है अलग से, और उस ब्लास्ट को डिजाइन किया जाता है। तो उसके जो मतलब जो डिजाइनर होते हैं वो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए कितना टाइम डिले रखेंगे, क्या रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रॉक, वो सारा कुछ पहले से निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने के बाद जो है तब उसके बाद उसको ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट करने से वो जो मटेरियल निकलता है उसको फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ट्रक्स में लोड करके वो आगे भेजते जाते हैं और आगे सुरंग आगे बढ़ता जाता है। अब जब ये कुछ खुदाई हो चुकी है, 3-4 मीटर खुदाई हो चुकी है मान लीजिए, तो वो 3-4 मीटर के अंदर में जो भी है वो अब क्या करते हैं कि एक उसके पूरे जो जो शेप में टनल को खोदना है, तो वो शेप में पूरा एग्जैक्ट वैसा तो ज्योमेट्रिकली संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मतलब ओवर ब्रेक तो रखना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर ब्रेक ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो वो जो है उसके ऊपर में फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ये रेनफोर्सिंग स्टील जो होता है उसका एक जाली उसकी लगाते हैं चारों तरफ, और बीच बीच में जो है वो रेनफोर्सिंग स्टील का ही एक बीम की शक्ल में, लैटिस बीम की शक्ल में वो लगाते हैं, जैसा क्रॉस सेक्शन है उसके हिसाब से। और फिर इसको हम लोग गुनाइटिंग, ग्राउटिंग जो भी बोली वो उसको करते हैं। उसमें जो है अंडर प्रेशर जो है वो सीमेंट, सैंड और कुछ स्मॉल कोर्स एग्रीगेट्स इसका जो है वो बनाते हैं हम लोग ये, और थोड़ा वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है, उसको अंडर प्रेशर उसको स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे करके वो पूरा जो है उसको भर दिया जाता है, और भरने के बाद जो है वो सतह पूरी तैयार हो जाती है। लेकिन अब ये सतह जो होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ये जानबूझ करके फ्लेक्सिबल रखी जाती है ताकि रॉक जो है वो कुछ, जब हमने ये तोड़फोड़ की रॉक में और उसको एक टेम्परेरी सपोर्ट डाल दिया, तो इसको प्राइमरी लाइनिंग बोलते हैं। तो ये प्राइमरी लाइनिंग जो है ये एकदम से शेप मेंटेन नहीं करती है, ये थोड़ा डिफॉर्म करती है, इसको जानबूझ करके थोड़ा डिफॉर्म होने दिया जाता है। और जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, लेजर इक्विपमेंट्स के सहारे सारे मेजरमेंट्स होते हैं, और उससे हम एकदम बहुत फाइन मतलब मेजरमेंट्स होता है, प्रिसाइज मेजरमेंट्स, उससे हम लोग लेते हैं और लेने के बाद देखते हैं कि कितना डिफॉर्मेशन वगैरह हुआ है। तो जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसको, उसके आधार पर फिर हम उसकी सेकेंडरी लाइनिंग की डिजाइन करते हैं। तो सेकेंडरी लाइनिंग की क्या थिकनेस होगी, उसका क्या रेनफोर्समेंट होगा वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ डिसाइड होता है, और तब उसको प्रॉपरली सेकेंडरी लाइनिंग पीछे से करते हुए आते हैं। अच्छा, इसी में अगर कहीं पर ऐसा मतलब लोकेशन मिलता है जहां पर कि काफी मतलब पानी रीस रहा हो बहुत ज्यादा टनल के अंदर, तो उस पानी को भी निकालना है टनल से। तो ये जो पहला हमारा जो प्राइमरी लाइनिंग होता है और जो उसके बाद सेकेंडरी लाइनिंग डालते हैं, तो इसके बीच में एक हम ड्रेन की व्यवस्था करते हैं, और एक इनपरमेबल मतलब जो कि पानी को बिल्कुल जाने न दें आर पार, वैसा एक मटेरियल का लेयर जो है वो उसके पहले डाल देते हैं, तब जाकर के सेकेंडरी लाइनिंग करते हैं, ताकि पानी जो है बिल्कुल रिस करके सेकेंडरी लाइनिंग में ना आ पाए। जो भी है वो प्राइमरी लाइनिंग और सेकेंडरी लाइनिंग के बीच में, यानी इम्परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसके और प्राइमरी लाइनिंग के बीच में जो भी वाटर कलेक्ट होगा वो एक ड्रेन सिस्टम होगा, उस ड्रेन के सिस्टम से बाहर, टनल से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से करके आप एक कंप्लीटली ड्राई टनल इनसाइड आपको मिलेगा, जहां पर पानी बिल्कुल कहीं से भी, जबकि आपने पुराने बहुत सारे टनल में देखा होगा कभी रोड टनल वगैरह में कहीं कहीं पे कि बरसात के दिनों में थोड़ा वहां पर पानी जो है वो रिसता रहता है या थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, वो चीज आप बगल में जो नालियां होती हैं उससे वो पानी बाहर निकलता है। लेकिन इसकी नौबत यहाँ पे नहीं आती है, ये एकदम पूरा ड्राई टनल होता है। उसके बाद जो नीचे का जो वो आर्च वाला सरफेस होता है उसमें कंक्रीटिंग कर दी जाती है, और कंक्रीटिंग करके फिर जैसा उस पर सड़क बनानी है तो सड़क, और या नहीं तो फिर उस पर अगर ट्रैक बिछाना हो तो ट्रैक जो है उसके ऊपर में बिछाई जाती है। और वो ट्रैक जो है वहाँ पे बैलास्टलेस ट्रैक होता है, कहने का मतलब वहाँ पर
जो वो टॉप जो एक स्लैब बनाते हैं, उस स्लैब में फिर प्लिंथ बीम रखते हैं। प्लिंथ बीम के ऊपर में जो है रेल्स को फिक्स किया जाता है विथ फास्टनर्स। तो वो जो है बैलास्टलेस ट्रैक कहलाता है। तो वो बैलास्टलेस ट्रैक, तो वहां पर हमने जैसे बैलास्टलेस ट्रैक डाला। इसके अलावा चूंकि ये इतना बड़ा टनल है, तो नेचुरली एक चीज तो मैंने बताया कि वह वर्टिकल शेप किया था। उसी तरह से जो सदर्न फेस था उससे कुछ दूर पे 2-3 किलोमीटर दूर पे हमने जो है एक हॉरिजॉन्टल एडिट टनल भी खोदा। तो उसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया क्योंकि वहां पर वर्टिकली जो है वो पहाड़ काफी ऊंचाई पर था और 50 मीटर से ज्यादा की खुदाई करना जो है वो संभव नहीं होता है। तो उतना वर्टिकल उतना खुदाई करना संभव नहीं होता, इसलिए वहां पर ऐसी जगहों पर हम लोग हॉरिजॉन्टल खुदाई करके और एक टनल बनाते हैं। वो टनल फिर वहां पर टनल जो ओरिजिनल टनल अलाइनमेंट तक पहुंचने के बाद वहां पर हमें वहां भी 2 फेस मिल जाता है, एक नॉर्थ की तरफ जाने के लिए, एक साउथ की तरफ जाने के लिए मिल गया। तो इस तरह से करके वहां से भी खुदाई चालू हुई। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो काफी तेजी से खत्म हो पाता है, वरना अगर 2 फेस से ही सिर्फ करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और ये 1-1.5 किलोमीटर का एडिट टनल होता है, तो इसमें इसका इतना ही इसकी साइज रखी जाती है ताकि सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह उससे होकर के ले जाए जा सकें। जबकि जो मेन टनल है यहाँ पर सिंगल लाइन होते हुए भी इसमें हमें रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए साथ में हमें एक पैरेलल सड़क की आवश्यकता होती है, जिससे कि व्हीकल रोड व्हीकल वगैरह आ जा सके, जो कि मतलब इंस्पेक्शन में भी काम में आए और जब इवैक्यूएशन इमरजेंसी में करवानी हो, जो टनल के अंदर गाड़ी अटक गई हो या उसमें आग लग गई हो, इस तरह की परिस्थिति में इवैक्यूएशन जो है बिना किसी बाधा के जल्दी संपन्न किया जा सके, उसकी पूरी व्यवस्था होती है। वेंटिलेशन टनल चूंकि इतना लंबा होता है तो टनल में जो है स्वच्छ हवा आती रहे और उसका जो बाकी जो हवा का निकास भी होता रहे। इसके अलावा मतलब जो आग लगने पर कैसे उस पर नियंत्रण कर सकें उसके लिए भी अंदर व्यवस्था होती है। तो ये फायर का भी जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए पूरी व्यवस्था उसमें डिज़ाइन के हिसाब से की जाती है। उसमें फैंस वगैरह सारे कुछ इसी तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं। कैसे किसी एरिया को आइसोलेट किया जाए जहाँ पर फायर ऑलरेडी हो चुका है तो उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, इसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये सारा कुछ उसमें काम में आता है। तो ये टनल जो है वैसे मतलब डीजल ट्रैक्शन के लिए बनाया गया है। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी प्रोविजन नहीं किया गया, लेकिन फ्यूचर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए प्रोविजन रखते हुए क्लियरेंस उतना छोड़ा गया है। तो इस तरह से ये जो है, और सबसे बड़ी बात जो NATM की होती है कि आप जब काम कर रहे होते हैं उस समय में जो खुदाई हो रही होती है उससे जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो हर बार उस फेस का एक मैपिंग की जाती है, जियोलॉजिकल मैपिंग की जाती है और आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड की जाती है और प्राइमरी लाइनिंग कैसी हो, ये सारा कुछ उस पर निर्णय लिया जाता है, कैसे ब्लास्टिंग हो। अच्छा, अगर पत्थर जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है तो उसको एक रोड एक्सकेवेटर होता है जो कि वो बेसिकली उसमें बीड्स होते हैं, जैसे ड्रिलिंग बीड्स होते हैं वैसे ही बीड्स उसमें होते हैं। वो कार्बन टंगस्टन का होता है या डिपेंडिंग ऑन किस तरह का मटेरियल करना, या फिर उसमें डायमंड जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है उसका भी रहता है बीड्स। तो वो बीड्स लगे होते हैं खुदाई के, उसके ये रहते हैं रोड हेडर्स बोलते हैं। वो रोड हेडर्स जो है वो जा करके वो फेस पर उससे खुदाई करते हैं। अच्छा, जहां पर मटेरियल हमें थोड़ा कमजोर मिलता है तो वहां पर हम एक अम्ब्रेला जो है वो 4 पोलिंग बोलते हैं उसको, 4 पोलिंग करते हैं जो आर्च टॉप का है उसके शेप में एक पाइप्स अंदर डालते हैं और उससे ग्राउट करते हैं, ग्राउट करके एक सपोर्ट जैसा क्रिएट करते हैं और तब उसमें एक्सकवेशन करते हैं ताकि वो कोलैप्स करके नीचे न गिर जाए। उसके अलावा जहां पर बहुत ज्यादा
सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सीपेज को टेम्पररी कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ग्राउट करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है टेक्निक, वो बोलते हैं फोर प्रोबिंग, जो कि आप टनल कर रहे हो टनलिंग, तो आगे कैसा है इसका अंदाजा लगाने के लिए आप जियो फिजिकल मेथड्स होते हैं तो उसमें होल करके और वो फेस में और बहुत हल्के मतलब जो है एक्सप्लोसिव उसमें ब्लास्ट किए जाते हैं या फिर हैमर से यूज किया जाता है। तो उससे जितना मतलब अगर आप हल्का एक्सप्लोसिव यूज करेंगे तो इन दैट केस उसका सिग्नल काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, दूर तक जाएगा। तो जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम करते हैं और जियो फिजिकल मेथड से उसकी फोर प्रोबिंग करके देन वी उसका अंदाजा लगाते हैं ये पत्थर आगे कैसा है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। ये सेकेंडरी लाइनिंग जो है, जैसा हमने बताया कि जो वो डिफॉर्मेशन हुआ है प्राइमरी लाइनिंग का, उसको देखते हुए जितना मेजरमेंट उसका आता है उससे बहुत ही प्रिसाइजली हम जो है सेकेंडरी लाइनिंग का डिजाइन मेथड्स है उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं। इन चीजों में हमें बहुत ही सफलता मिली, हमें कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया जिसमें कि कोई दिक्कत आई हो। सिर्फ एक जगह पर थोड़ा सा हुआ था, ऊपर में पहाड़ के ऊपर में वहां पे जो साउथ वाला फेस था उससे कुछ आगे वहां पे हैबिटेशन था, वहां पे कुछ घर थे, तो वहां पे थोड़ा सा जो है वो सेटलमेंट हल्का हुआ था, बट इट वाज नॉट, आई मीन इट स्टेबलाइज्ड। So initially, of course, there was some, commotion and all that, but things were under control and nothing untoward happened. And the tunnel was completed successfully. And it did not take much time also. In 3 years' time, probably the whole thing was completed. And so this was one success story where things were done in a planned manner. And with proper investigation, alignment also did not have much of problem there. So I think I've covered 3 types of things. And in case of TBM, tunnel boring machine. Tunnel boring machine is another method which is used when the geology is well known and there is no surprises, and the length of tunnel is quite large, or there are many tunnels which can be tackled with the same machine, because machine cost is very, very high. So like Germany and there are certain countries, they manufacture such machines. So the front portion of this machine is called cutter, and it has those cutters depending on the type of material which is being tackled. But in Himalayan territory, that geology is not easy to understand. There are many geological surprises happening. So there was one Parvati hydel project for which this tunnel, headrest tunnel was being made. So this headrest tunnel excavation was going on with the help of TBM, but the TBM got stuck because of geological surprise. There was a sudden collapse, and the whole thing got stuck up inside, and it could not be taken out, and it had to be left buried. So you can see how much of loss cost because of wrong judgment can happen. And another incident, otherwise it is very smooth with TBM, especially all the urban metro projects and all that, they use this TBM. There the geology is well known, there is not much of surprises. But here also in Delhi, in one of the locations, the tunnel, while tunneling, it was not predicted that some rock will come on all on a sudden. So some rock was met with during excavation. Otherwise, it was being thought that it is all through soil. So the cutter was not for a mixed type of material where soil and rock both are there.
So naturally the cutter, that head had to be replaced. So that was, otherwise it could not advance. So what to do? The cutter cannot be replaced once fitted. So then a vertical shaft was made, especially for this purpose. And then the cutter was, taken out through that shaft, and a new cutter which was fit for mixed type of condition. It was lowered and then attached there, and then the work started. So this much of time loss, and plus, had it been predicted in advance, probably that mixed type of cutter could have been fixed in the beginning itself. But such things happen which create, time and time overrun and cost overrun and all that. So these are the few things which I wanted to share with you.